हेलो दोस्तों। हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये अभी हम लोग फुल लेंथ करेंगे, BPSC का पेपर करेंगे जो कि 44वीं BPSC में पूछा गया है। अभी हम लोग फुल लेंथ भी कर रहे हैं, सेक्शन वाइज भी कर रहे हैं। सेक्शन वाइज अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, फिर ज्योग्राफी के भी लगभग कंप्लीट हैं और पॉलिटी भी अब लगभग कंप्लीट होने वाला है। सारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है, उसको जा कर के कर सकते हैं। और ये BPSC का भी पेपर वाइज मतलब कि हर वर्ष का जिस तरह से पेपर पूछे गए हैं उस तरह से फुल लेंथ करते चल रहा हूँ, ताकि सारे सब्जेक्ट का रिवीजन भी एक साथ होते चले। ठीक है, सेक्शन वाइज भी किया जा रहा है और फुल लेंथ भी। अभी तक 9 साल का पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और ये 44वीं BPSC का पेपर है। अब 2 स्टेट का कम से कम मैंने सोचा है कि BPSC का और यूपी का भी, UPPSC का जो होता है पेपर, उसका भी करवा दूंगा। तो कम से कम 4000 का एक सेट तैयार हो जाएगा। तो कभी भी पेपर देंगे तो PCS का या फिर किसी भी जनरल कंपटीशन का देंगे तो क्योंकि PCS या IAS में जो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं वो जनरल में भी पूछे ही जाते रहते हैं, ठीक है, या आसपास से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उस हिसाब से तैयारी होता रहेगा, ठीक है। और कम से कम मतलब कि ऐसे तो सेक्शन वाइज सारे में कम से कम हर सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में कम से कम 2000, ज्योग्राफी में भी करीब करीब 2000 के आसपास क्वेश्चन, फिर पॉलिटी में भी 1200-1300 क्वेश्चन। इस तरह से सेक्शन वाइज भी होते जा रहे हैं, तो कि आप मतलब कि कॉन्फिडेंस फील हो हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इस हिसाब से तैयारी होता रहे बेहतर तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फुल लेंथ क्वेश्चन होगा जिससे कि सारे सब्जेक्ट का रिवीजन होता चले, ठीक है। ये 44वीं में पूछा गया है BPSC में। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, ठीक है। पूरा पाषाण युग, पैलियोलिथिक एज, और नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज, ताम्रपाषाण युग, चाल्कोलिथिक एज, लौह युग तो आयरन एज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो जो घनानंद था वो सिकंदर महान के समकालीन था, ठीक है। घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नंद वंश का महाप्रतापी शासक घनानंद या धनानंद इसको बोलते हैं, ठीक है। नंद वंश का महाप्रतापी शासक घनानंद या इसको धनानंद बोलते हैं, यूनानी शासक और विश्व विजेता सिकंदर महान के समकालीन था। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को ही पराजित करके और मौर्य वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे। नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, ये भी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग सेना का सेनापति था, ठीक है, मौर्य सेना का। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्ष तक शासन किया था। शुंग वंश का शासन कितने वर्ष तक था? 112 वर्ष तक शासन किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं, पूछ रहा है, ठीक है। बौद्ध धर्म एवं निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इनमें आत्मदमन जो है ये समान नहीं है, ठीक है, आत्मदमन समान नहीं है। ए आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आत्मदमन समान नहीं है, ए आंसर होगा। देखिए, जैन धर्म में अहिंसा व्रत का कड़ाई से पालन करने का प्रावधान है, जबकि बौद्ध धर्म इसके प्रति उदार है। बौद्ध धर्म
आत्मदमन में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। ठीक है, उदयीन या उदयन बोला जाता है इसको। इसी ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा और सोन नदियों के संगम पर मगध के हर्यक वंशी राजा उदयन या उदयभद्र, उदयीन बोला जाता है। ठीक है, उदयन 460 से 444 ईस्वी पूर्व ने की थी तथा इसकी राजधानी राजगृह से बदलकर यहाँ स्थापित की गई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगीर में की गई थी। राजगीर या राजगीर है, वहीं पे प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो वो कौन था जिसने कि निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया शासकों से मिलने में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक द्वार से आएगा तो मैं दूसरे से द्वार से बाहर चला जाऊंगा, मतलब चला जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेर शाह सूरी ने अपनाई थी। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। ठीक है, देखिए 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर शाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में शेर शाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि ग्रहण की और सुल्तान बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगभग 1200 फलों के बाग लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ठीक है, वो तो कौन शासक था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। ठीक है, आगरा को सिकंदर लोदी ने ही बसाया था। डी आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने राजपूत शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से ध्यान में रखकर सिकंदर लोदी ने राजपूत शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर दिल्ली के स्थान पर आगरा को वर्ष 1904 ईस्वी में राजधानी बनाया था। ठीक है, इसी ने सिकंदर लोदी ने ही आगरा बसाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कब? तो 1853 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ 1853 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिसकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर थी, जो 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी मुंबई वीटी से थाने तक चलाई गई थी 1853 में। ठीक है, वायसराय कौन था? डलहौजी था ना, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1936 में प्राप्त हुआ था। 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया?
तो 1936 में दिया गया था। 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो कौन अंग्रेज अधिकारी था? वो था थॉमस वेस्ट था, थॉमस वेस्ट। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, थॉमस वेस्ट था। 1612 ईस्वी में अंग्रेज कप्तान थॉमस वेस्ट ने सूरत के समीप सौली और स्वाली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े को हराया था, ठीक है। 1612 ईस्वी में अंग्रेज कप्तान थॉमस वेस्ट ने सूरत के समीप स्वाली या सौली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े को हराया था, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग था, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग था, ये पहला कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एक्सला सैपेल की संधि के द्वारा, एक्सला सैपेल एला सैपेल या एक्सला सैपेल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। एला सैपेल की संधि द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के एक्ट के द्वारा मिला था, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के एक्ट के द्वारा मिला था, बी आंसर हो जाएगा। 1786 ईस्वी के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे दी गई थी तथा विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि 1786 ईस्वी के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे दी गई तथा विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था भाग, ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था, ए आंसर हो जाएगा। देखिए, साइमन कमीशन 1727 ईस्वी की रिपोर्ट के अनुसार शासन सुधारों पर विचार करने के लिए 12 नवंबर 1930 को, ठीक है, 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित की गई। इस सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया, जबकि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, उसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि ने, कोई मतलब जो कांग्रेस प्रतिनिधि नहीं भाग लिया था, ये ध्यान रखेंगे। दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि गांधी जी ने भाग लिया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो थे दादा भाई नौरोजी थे। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी थे, डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में ही सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने
बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को नियुक्त किया था। ठीक है, सिताब राय को। डी आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या। रॉबर्ट क्लाइव के समय कंपनी ने दीवानी कार्यों के लिए दो नायब दीवान, एक बिहार के लिए राजा सिताब राय, और दूसरा बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया था। ठीक है, बिहार के लिए किसको? तो राजा सिताब राय को, और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नायब दीवान रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को दाखिल नहीं होने दिया था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को नहीं दाखिल होने दिया था दिल्ली में। किसने? तो वजीर गाजी उद्दीन ने। काफी बार पूछा जाता है, रिपीट भी होते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। 1772 ईस्वी में मराठों के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय दिल्ली वापस लौटे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने आरंभ किया था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो विनोबा भावे ने आरंभ किया था। ये आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम विनोबा भावे ने प्रारंभ किया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य अहिंसक कार्य द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध करना था। बाद में इस आंदोलन का नाम ही दिल्ली चलो आंदोलन पड़ा। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था, इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे भी थे ब्रह्मदत्त थे। ध्यान रखेंगे, पूछा गया भी क्वेश्चन है कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के? तो ये ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक था? तो किसके दृष्टि में था? क्रिप्स जो प्रस्ताव था एक टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित या पोस्ट डेटेड चेक था। तो महात्मा गांधी के दृष्टि में था। ए आंसर हो जाएगा। काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है, और किसी अन्य व्यक्ति ने उसमें यह जोड़ दिया कि ऐसे बैंक पर जो टूट रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, कब शुरू किया गया था? तो 1942 में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 में। सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दांडी यात्रा की गई। दांडी यात्रा की गई थी। कब की गई थी दांडी यात्रा? तो 1930 में की गई थी दांडी यात्रा। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को आरंभ की थी, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ध्यान रखेंगे, डिटेल्स पूछे जाते हैं। 78 सहयोगियों के साथ और साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, और 12 मार्च 1930 ईस्वी को आरंभ की थी। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को आरंभ की थी, और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा
किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, पहले इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था अस्थायी रूप से 9 दिसंबर को। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को ही 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। ठीक है, बिहार के पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, तो पटना में हुई थी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 1934 ईस्वी में की गई। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम गीत लिखा गया था किनके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये लिखा गया है वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन का आदर्श वाक्य बन गया और स्वतंत्रता के उपरांत इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को भी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। ठीक है, देखिए क्या क्या है ऑप्शन में, बिरसा मुंडा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनमें से कोई नहीं होगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उपर्युक्त कथन औपचारिक रूप से प्रयोग कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में किया था। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने की थी? तो ए.ओ. होम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ब्रिटिश सिविल सेवा अधिकारी ए.ओ. होम ने की थी। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, ए आंसर होगा। ठीक है, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुआ। बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, सी आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला भवन में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी अध्यक्षता। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, काफी बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी नहीं था पूछ रहा है, तो मतलब नरमपंथी कौन था ये पूछ रहा है। उग्रपंथी नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक तो उग्रपंथी थे, मदन लाल भी और उधम सिंह भी, लेकिन ये गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्रपंथी नहीं थे। डी आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 धड़ों में विभाजित था, गरम दल, नरम दल। गोपाल कृष्ण गोखले महाराष्ट्र के नरम दलीय नेता थे, जबकि तिलक, मदन लाल और उधम सिंह उग्रपंथी नेता थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से वापस लौटे थे? कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से लौटे थे। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने 1931 में गए थे ना, द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था लंदन में, तो वहीं से वापस लौटे थे। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन से भारत वापस आ गए
आए तो उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए कब हुए थे? तो 1931 ईस्वी में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। ये आंसर होगा। ठीक है। गांधी एवं इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुए समझौते को दिल्ली समझौता कहा जाता है। इसी समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लिया था। ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया था। तो असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? तो 1920 ईस्वी में किया गया था। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आरंभ हुआ था। इसी दिन तिलक की मृत्यु हुई थी, 1 अगस्त को ही। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। ये आंसर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि की खेती के लिए उपयोगी होती है। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है। ध्यान रखेंगे। कपास के लिए काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी को ही सर्वाधिक उपयोगी होती है। यह महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप में बहुतायत में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है कोरबा कोयला क्षेत्र? तो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। बी आंसर हो जाएगा। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। यहाँ से उत्तम कोटि के कोयला उत्पन्न होता है। ठीक है। गद्दी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्दी लोग निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं गद्दी लोग? गद्दी लोग हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। बी आंसर हो जाएगा। गद्दी एक जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। ठीक है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। मानस नदी पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस तरह यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो असम और बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? ठीक है, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है? तो अब बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ध्यान रखेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार अब बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। भारत में बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 2011 के सेंसस के अनुसार। और अभी जब तक कि 2027 का जनगणना का सेंसस का आंकड़ा नहीं आ जाता है तब तक अभी 2011 के आंकड़ा के अनुसार ही क्वेश्चन सेंसस से पूछे जाएंगे। वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बिहार का भी सेंसस और इंडिया का भी सेंसस का आंकड़ा वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 2 से 3 होते ही हैं, 3 तो कम से कम होते ही हैं सेंसस से, किसी भी पीसीएस या जनरल कंपटीशन में भी। तो उसको जाकर देखिए। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात फॉल्स अवस्थित है? तो कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर है कितना? तो 2011 के जनगणना के अनुसार अब कितना है? तो अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या 31.16 के आसपास है। ठीक है, 31.16। ये आंकड़ा देख लीजिएगा एक बार, सेंसस में जाके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। शहरी जनसंख्या 2011 के अनुसार 31.1% के आसपास है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मलक्का जल संजोजी में आने जाने की सुविधा कहाँ से कहाँ तक है? तो मलक्का जल संजोजी में या आने जाने की सुविधा है तो
हिंद महासागर से चीन सागर तक, हिंद महासागर से चीन सागर तक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर, सी आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर से खींचा जाने वाला एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो प्रशांत महासागर से होकर प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया। ठीक है, किलिमंजारो है एक क्या है, तो किलिमंजारो एक पीक है, श्रृंग है, पीक है, सी आंसर हो जाएगा। किलिमंजारो है एक श्रृंग या पीक है, ध्यान रखेंगे। किलिमंजारो तंजानिया देश अफ्रीका महाद्वीप की एक पर्वत चोटी है जो वर्ष भर हिम से ढकी रहती है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। ठीक है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, किसने पथ परिवर्तन किया है, तो कोसी नदी ने पथ परिवर्तन किया है। निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, तो कोसी नदी ने पथ परिवर्तन किया है सबसे ज्यादा। कोसी नदी बिहार का सौरो ऑफ बिहार मानी जाती है। यह अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, जिसके कारण प्रतिवर्ष उत्तरी बिहार बाढ़ की विभीषिका का सामना करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य अभी महाराष्ट्र ही है, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा कपास उत्पादक महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर प्रवाहित होती है, तो कौन सी नदी जो है भ्रंश द्रोणी फॉल्ट थ्रो से होकर प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी से होकर, भ्रंश द्रोणी से होकर, ये आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर भारत की ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी से कौन कौन, तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, तो सोन, नर्मदा और महानदी अमरकंटक से निकलती है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोन, नर्मदा और महानदी अमरकंटक से निकलती है, बी आंसर होगा। और ये अप्रवाह प्रतिरूप वाली नदियां एक स्थान से निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है। दक्षिण भारत में अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नर्मदा, सोन और महानदी आदि ने अरीय प्रवाह का निर्माण किया है। ठीक है, नर्मदा, सोन और महानदी आदि ने अरीय प्रवाह का निर्माण किया है, ध्यान रखेंगे। पाराद्वीप अवस्थित है, पाराद्वीप कहाँ अवस्थित है, तो पाराद्वीप अवस्थित है आपका उड़ीसा में अवस्थित है। पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा तट पर महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, पाराद्वीप अवस्थित है कहाँ, तो उड़ीसा में स्थापित, उड़ीसा में है पाराद्वीप अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है ये। क्वेश्चन किसी भी पीसीएस में भी या जनरल कंपटीशन के लिए भी उपयोगी होंगे। ठीक है, और सेशन दोस्तों अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप में जो भी अगर दोस्त तैयारी कर रहे हो तो उनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह का इम्पॉर्टेंट वीडियो जब कभी भी डालूं तो आपको मिल सके। और भी सब्जेक्ट का या फिर जो भी जिस तरह से तैयारी करवाऊं तो फिर आपको लाभ हो सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है कहाँ, तो हीराकुंड बांध तैयार किया गया है महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, यह बांध उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है, तो प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र अभी 2023
कि वन स्थिति रिपोर्ट आ गया है, ठीक है, नया वाला 2023 का वन स्थिति रिपोर्ट। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, बिहार वाला तो डला हुआ है, मतलब कि बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट उसको मैंने डाल दिया है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको जा करके देखिए, ठीक है। और भारत का भी डाल दूंगा कुछ दिनों में। प्रतिशत एग्जाम्स के पहले देख करके जाना होता है, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 1 से 2 क्वेश्चन होते ही हैं, 1-2 क्वेश्चन इससे होते हैं वन स्थिति रिपोर्ट से, और सेंसस से भी 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो सारा अपडेट करके जाना होता है एग्जाम से पहले, ध्यान में रखना होता है, ठीक है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है, तो मिजोरम में है। अभी भी 2023 के आंकड़ों के अनुसार भी ही इसी का है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र अगर राज्यों में देखा जाए तो मिजोरम का है, और ऐसे संघ शासित क्षेत्र को मिला करके तो लक्षद्वीप का सबसे ज़्यादा हो गया है, और फिर मिजोरम का दूसरा स्थान आता है। लेकिन अगर राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो मिजोरम का सबसे ज़्यादा ही है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य में दिए गए राज्यों में सबसे अधिक वन क्षेत्र मिजोरम में है, ठीक है। अभी ये आंकड़ा थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन मिजोरम में ही है 2023 के अनुसार भी। ऐसे आप देख लेंगे वन स्थिति रिपोर्ट, उसमें अच्छे से ध्यान में आ जाएगा सारा आंकड़ा। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम, तो गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र में, ठीक है, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पे, तो प्रशांत महासागर में अवस्थित है फिजी द्वीप, ध्यान रखेंगे। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है, इसकी राजधानी सुवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो वो है बुध। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम है तो एक महासागरीय धारा है, बी आंसर हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं क्या, तो सह्याद्री कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाता है। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी अनाई, ये महाराष्ट्र एवं कर्नाटक की पश्चिमी घाट जो है सह्याद्री कहलाता है, ध्यान रखेंगे इसको। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं, सी आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को संध्या, इवनिंग स्टार और भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है। शुक्र ग्रह को ही संध्या, इवनिंग स्टार और भोर का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है इसको, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन इत्यादि कहा जाता है। शुक्र ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है, और यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है, ध्यान रखेंगे, सबसे चमकीला ग्रह भी है ये शुक्र ही। ये सब डिटेल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने अप्रदन चक्र परिवर्तित किया, ठीक है। तो किसने अप्रदन चक्र परिवर्तित किया, तो वो था पैंक ने किया था, ये आंसर हो जाएगा। अप्रदन चक्र इरोजन साइकिल के सिद्धांत का प्रतिपादन डेविस द्वारा किया 1889 ईस्वी में किया गया था, जबकि इस सिद्धांत को पैंक द्वारा 1924 ईस्वी में परिवर्तित किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अप्रदन चक्र इरोजन साइकिल के सिद्धांत का प्रतिपादन डेविस द्वारा 1889 ईस्वी में किया गया था, जबकि इस सिद्धांत को पैंक द्वारा 1924 ईस्वी में परिवर्तित किया गया। एक्सकीमो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सकीमो निवासी है कहाँ का, तो एक्सकीमो जो है कनाडा का निवासी है। एक्सकीमो निवासी है कनाडा के, एक्सकीमो कनाडा के निवासी हैं। ये मंगोलाइड प्रजाति के होते हैं जो अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित
ध्रुव से सटे ग्रीनलैंड से पश्चिम में अलास्का तक टुंड्रा प्रदेशीय क्षेत्रों में रहते हैं। इनका शीतकालीन आवास गृह इग्लू तथा ग्रीष्मकालीन आवास गृह टूपिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार की छत किसे कहते हैं? तो संसार की छत किसे कहते हैं? तो पामीर को कहते हैं संसार की छत। ध्यान रखेंगे, पामीर को कहते हैं संसार की छत कहते हैं। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है, जो मंगोलिया और चीन में विस्तृत है। ठीक है, संसार की छत किसे कहते हैं? तो पामीर को कहते हैं संसार की छत। ध्यान रखेंगे। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का ही रेगुर मिट्टी नाम है। रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का। काली मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है, जो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसी को काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी को। ठीक है, रेगुर काली मिट्टी या काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो पिग्मी जो है अफ्रीका के निवासी हैं। ए आंसर हो जाएगा। पिग्मी जो है अफ्रीका के निवासी हैं, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। पिग्मी जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के कांगो बेसिन क्षेत्रों में निवास करती है। ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन है? तो केटू या गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसको। ठीक है, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो गॉडविन ऑस्टिन या केटू ही बोलते हैं इसको। सी आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन केटू है, जो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है। केटू की ऊंचाई 8,611 मीटर है। ठीक है, केटू या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितना है? तो 8,611 मीटर है। ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। सी आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल की उपस्थिति के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है कितना? तो 84 वर्ष लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष लेता है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल जो है वो चावल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चावल है। डी आंसर हो जाएगा। खेती के अंतर्गत भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है और उपभोग भी होता है। हमारे सौर मंडल में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे सौर मंडल में कितने तारामंडल हैं? तो 88 हैं। कहीं कहीं 89 भी देता है। ठीक है, 88 तारामंडल हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो 88 तारामंडल हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना? तो शनि जो है, शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेता है। ध्यान रखेंगे, शनि ग्रह अपने तारे सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष 29.5 वर्ष समय लेता है। सौर मंडल में शनि ग्रह सौर मंडल में शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शनि कितना समय लगता है? तो 29.5 वर्ष लेता है, 29.5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होता है? तो निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होता है? तो तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। वर्षा ऋतु के बाद जब मानसूनी पवनें लौटती हैं तो बंगाल की खाड़ी से गुजरने के बाद उसमें कुछ आर्द्रता आ जाती है और जब यह तमिलनाडु के तट से टकराती है तो वहाँ वर्षा कराती है। ठीक है, तो जो लौटती हुई मानसून होती है तो उसी से उत्तर पूर्वी मानसून से
तमिलनाडु में वर्षा होती है शीतकालीन नवंबर दिसंबर के टाइम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलते रहे। और भी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जो भी पड़े हुए हैं उसको देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे में एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। BSS इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल का भी अब एग्ज़ाम होने वाला है। फिर BPSC का 72 का भी होगा, UP PCS का भी होगा, फिर SI के भी एग्ज़ाम अदर स्टेट में होते रहते हैं। या कभी भी आप देखेंगे तो ये सारे सेशंस जो भी अभी पड़े हुए हैं या आएंगे, वो कभी भी आप एग्ज़ाम देंगे तो ये स्टैटिक पोर्शन जो होता है हमेशा पूछे जाते रहते हैं। ये आसपास से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हमेशा के लिए आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।